सुप्रभात विद्यार्थियों। आज का हमारा जो ऑनलाइन वीडियो है वो BA पार्ट तृतीय वर्ष इतिहास के द्वितीय प्रश्न पत्र में क्रीमिया के युद्ध से संबंधित है। क्रीमिया काला सागर में यूक्रेन के साथ जुड़ा हुआ है, जिस पर अभी हाल ही में रूस ने अधिकार कर लिया है। क्रीमिया का युद्ध 1854-56 के दौरान काला सागर उसके आसपास हुआ था, जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन, सार्डिनिया व तुर्की एक तरफ थे, दूसरी ओर रूस था। इस क्रीमिया के युद्ध में रूस को एक प्रकार से इन सब सम्मिलित मित्र राष्ट्रों के सामने पराजय स्वीकार करनी पड़ी और लास्ट में पेरिस की संधि के साथ इस युद्ध का अंत हुआ। क्रीमिया के युद्ध को इतिहास के सर्वाधिक मूर्खतापूर्ण तथा अनिर्णायक युद्धों में से एक माना जाता है। हम देखते हैं क्रीमिया के युद्ध के कारण क्या थे। तुर्की के सुल्तान की अयोग्यता क्रीमिया के युद्ध का कारण बना। तुर्की का सुल्तान, जो कि एक कमज़ोर और दुर्बल व्यक्ति था, उसका शासन प्रबंध ढीला ढाला था, वह अस्थिर स्वभाव का था और धार्मिक रूप से अनुदार था। ईसाई धर्मावलंबियों के साथ उसका जो व्यवहार था वो एक प्रकार से उत्पीड़क के रूप में उसे यूरोप में प्रदर्शित करता था। उसकी स्थिति इतनी कमज़ोर थी कि ये चर्चा होने लग गई थी कि उसके साम्राज्य से जो बाल्कन, मिस्र, सीरिया तथा फिलिस्तीन के प्रदेश थे वो कभी भी उसके हाथ से निकल सकते हैं। उसकी कमज़ोरी के कारण ही उसके पड़ोसी देशों की गिद्ध दृष्टि उसके विशाल साम्राज्य पर लगी हुई थी। रूस तुर्की साम्राज्य के कुछ हिस्सों को हड़पना चाहता था, तो फ्रांस भी तुर्की सुल्तान पर अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए एक प्रकार से आतुर था। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण था क्रीमिया के युद्ध का, वो ईसाई सन्यासियों या साधुओं की समस्या थी। तुर्की साम्राज्य के अंतर्गत फिलिस्तीन था और फिलिस्तीन में जेरूसलम के पवित्र स्थान में ग्रीक और कैथोलिक ईसाई सन्यासी रहा करते थे। दोनों ही अपनी पूजा अर्चना करते आ रहे थे। 1740 ईस्वी में एक संधि द्वारा तुर्की के सुल्तान ने इस बात को मान लिया था कि कैथोलिक जेरूसलम के जो कैथोलिक साधु है उनकी रक्षा का भार फ्रांस पर होगा और ग्रीक साधुओं की रक्षा का भार रूस पर होगा। 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस ने कैथोलिक ईसाई साधुओं के मामले में रुचि लेना बंद कर दिया, जिसका लाभ ग्रीक साधुओं ने उठाया और उन्होंने कैथोलिक साधुओं का उत्पीड़न शुरू कर दिया। जब नेपोलियन तृतीय फ्रांस का सम्राट बना, शासक बना, तो उसने पुनः इन कैथोलिक साधुओं के मामले में रुचि लेना प्रारंभ किया। कैथोलिक साधुओं ने भी फ्रांस के शासक से अपील की कि उनके उत्पीड़न को रोका जाए और उनके अधिकारों की बहाली की जाए। 1850 ईस्वी में फ्रांस ने तुर्की के सुल्तान को कैथोलिक साधुओं के पुराने अधिकार लौटाने के लिए पत्र लिखा। ऑस्ट्रिया, स्पेन, पुर्तगाल आदि ने भी फ्रांस की इस मांग का समर्थन किया, क्योंकि यूरोप में अधिकांश कैथोलिक धर्म के अनुयायी थे। रूस के जार निकोलस ने भी इस पर ग्रीक साधुओं के अधिकारों की रक्षा के लिए तुर्की को पत्र लिखा। तुर्की के सुल्तान ने दोनों ही देशों को संतुष्ट करने का प्रयास किया। उसने फ्रांस के राजदूत को पत्र लिख करके कैथोलिक साधुओं के अधिकारों को वापस देने का आश्वासन दिया। उसी समय यूनानी चर्च के अध्यक्ष
के नाम एक फरमान भेज करके यूनानी सन्यासियों के अधिकारों को मान्यता दी, मगर इससे ऐसा लगा कि उसने फ्रांस की मांगों को तो स्वीकार कर लिया है और रूस की मांगों को एक प्रकार से टाल दिया है, जिससे रूस तुर्की से नाराज हो गया। रूसी नीति तुर्की की कमज़ोर स्थिति के कारण रूस तुर्की के साम्राज्य के खंडहर पर अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। इसके लिए उसने कई बार इंग्लैंड से भी ये प्रस्ताव किया कि तुर्की के साम्राज्य का विखंडन करके उसे आपस में बांट लिया जाए, मगर इंग्लैंड ने उसके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, इसीलिए तुर्की अभी तक बचा हुआ था। इन सब के बावजूद रूस की जो साम्राज्यवादी दृष्टि है वो तुर्की पर लगी हुई थी। वह केवल अवसर की प्रतीक्षा में था कि किस प्रकार से तुर्की के साम्राज्य को हड़पने का मौका मिल सके। इंग्लैंड की ढुलमुल नीति, इंग्लैंड एक और तो तुर्की के साम्राज्य के विघटन को रोकना चाहता था और दूसरी ओर रूस के प्रभाव को दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ने भी नहीं देना चाहता था। वास्तव में इंग्लैंड तुर्की साम्राज्य को के विखंडन को बढ़ावा नहीं देना चाह रहा था। उसने समय समय पर तुर्की की सहायता भी की। वह यह भी नहीं चाहता था कि तुर्की में रूस का प्रभाव बढ़े, क्योंकि तुर्की में रूस का प्रभाव बढ़ने पर इंग्लैंड के भारतीय साम्राज्य को खतरा हो सकता था। इस संबंध में रसेल ने कहा था, यदि हम रूसियों को डैन्यूब में नहीं रोकेंगे तो उन्हें हमें सिंधु नदी में रोकना पड़ेगा। इस प्रकार इंग्लैंड के समर्थन के कारण तुर्की जो है रूस की मांगों की उपेक्षा कर रहा था। पांचवा जो क्रीमिया के युद्ध का कारण है वो रूस द्वारा ईसाई प्रजा पर संरक्षण की मांग है। जब तुर्की के सुल्तान ने फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय की कैथोलिक साधुओं पर संरक्षण की मांग को स्वीकार कर लिया तो रूस के जार निकोलस ने अपने पुत्र मेंसिकोव को 1853 ईस्वी में तुर्की में अपना दूत बनाकर भेजा और यह मांग की कि तुर्की साम्राज्य की संपूर्ण ईसाई प्रजा पर रूस के संरक्षण को स्वीकार किया जाए। राजकुमार मेंसिकोव ने तुर्की के सुल्तान को 1740 की संधि की भी याद दिलाई, जिसके द्वारा ग्रीक साधुओं को रूस का संरक्षण प्राप्त था। इसके अलावा उसने 1792 और 1812 की संधियों का भी हवाला दिया, लेकिन मेंसिकोव ने उन मांगों को एक प्रकार से ये कहें कि सुल्तान के सम्मुख रखने में उद्दंडता दिखाई, जिससे सुल्तान नाराज हो गया और उसने रूस की मांगों को मानने में आनाकानी की। उसने इस सारे घटनाक्रम की सूचना इंग्लैंड को दी और इंग्लैंड के समर्थन से ही एक प्रकार से वह रूस की मांगों को उसने नहीं माना। क्रीमिया के युद्ध का तात्कालिक कारण जो था वो था रूस द्वारा मोल्डेविया तथा वालेशिया पर अधिकार करना। मेंसिकोव के रूस वापस लौटने पर रूस ने तुर्की के सामने अपनी मांग कि समस्त तुर्की की ईसाई प्रजा पर रूस के संरक्षण को स्वीकार किया जाए, इस मांग को पुनः दोहराया, लेकिन तुर्की द्वारा रूस की मांगों पर ध्यान नहीं देने से रूसी सेनाओं ने जुलाई 1853 ईस्वी में तुर्की शासित मोल्डेविया और वालेशिया प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। अब तुर्की और रूस के आमने सामने के युद्ध को रोकने के लिए ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री काउंट बुओल ने सक्रियता दिखाई और उसने इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया और प्रशा के प्रतिनिधियों को जुलाई
1853 में वियना में आमंत्रित करके एक नोट तैयार किया, जिसे वियना नोट कहा जाता है। इसमें रूस और तुर्की के ईसाई मत के संरक्षण से संबंधित कुचुक, केनाइजियम, एड्रियानोपल की संधियों की भाषा एवं अर्थों को स्वीकार करने का अनुरोध किया गया था। रूस ने वियना नोट को स्वीकार तो कर लिया, किंतु उसने ईसाई मत के संरक्षण का अर्थ जार द्वारा संरक्षण से लगाया। इसके विपरीत तुर्की के सुल्तान ने ईसाई मत का संरक्षण महान तुर्की राज्य द्वारा करने से लगाया। तो इस प्रकार तुर्की और रूस ने इस वियना नोट का अर्थ अपने अपने हिसाब से लगाया, जिससे मतभेद बने रहे और तुर्की और रूस के बीच युद्ध जो है वो अवश्यंभावी हो गया। क्रीमिया के युद्ध के कारणों का विश्लेषण करते हुए इतिहासकार एजे.पी. टेलर ने लिखा है, जिसमें उन्होंने अपनी कुछ पंक्तियों में इस युद्ध के कारणों को रेखांकित किया है कि निकोलस को एक आश्रित तुर्की की जरूरत थी। निकोलस रूस का शासक था, रूस का जार था। निकोलस को एक आश्रित तुर्की की जरूरत थी, क्योंकि केवल आश्रित तुर्की के द्वारा ही रूस की काले सागर के क्षेत्र में सुरक्षा हो सकती थी। नेपोलियन तृतीय को अपने पद की सुरक्षा के लिए भूमध्य सागर में एक स्वतंत्र तुर्की की आवश्यकता थी। वस्तुतः एक देश के दूसरे देश पर आक्रमण से नहीं, वरन आपसी आशंका एवं अविश्वास ने क्रीमिया के युद्ध को जन्म दिया। क्रीमिया का युद्ध इस बिंदु के तहत हम देखें कि 5 अक्टूबर 1853 को तुर्की ने रूस को एक अल्टीमेटम दिया, जिसमें उसने 15 दिनों के भीतर रूस को मोल्डेविया तथा वालेशिया खाली करने को कहा। रूस ने तुर्की की चेतावनी पर कोई ध्यान नहीं दिया। फलस्वरूप 23 अक्टूबर 1853 को तुर्की ने रूस के खिलाफ युद्ध घोषित कर दिया। साइनोफ की खाड़ी में दोनों देशों तुर्की और रूस के जहाजी बेड़ों में भयंकर टक्कर हुई, जिसमें रूसी जहाजी बेड़े ने तुर्की जहाजी बेड़े को नष्ट कर दिया। यूरोपीय इतिहास में ये घटना साइनोफ का हत्याकांड कहा जाता है। साइनोफ के हत्याकांड की इंग्लैंड में बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया हुई और जनमत तुर्की के पक्ष में हो गया। फलस्वरूप इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने फ्रांस के साथ सहयोग करके रूस के विरुद्ध काला सागर में अपना जहाजी बेड़ा भेज दिया जनवरी 1854 ईस्वी में। और जब रूस के जार निकोलस ने युद्ध को रोकने के संबंध में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया, तो 27 मार्च 1854 को इंग्लैंड और फ्रांस ने तुर्की के पक्ष में रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। क्रीमिया के इस युद्ध में इंग्लैंड एवं रूस की सहायता सार्डिनिया के प्रधानमंत्री कावूर ने भी अपने 20,000 सैनिक भेजे। इस युद्ध में प्रसा व ऑस्ट्रिया तटस्थ बने रहे। 11 माह के लंबे घेरे के बाद सितंबर 1855 में सेवेस्टोपोल में रूस की पराजय हुई और ऑस्ट्रिया की मध्यस्थता से 1856 में मित्र राष्ट्र एवं रूस के प्रतिनिधि पेरिस में इकट्ठे हुए और क्रीमिया की समस्या पर चर्चा की। इंग्लैंड, फ्रांस, तुर्की, रूस, ऑस्ट्रिया, सार्डिनिया आदि देशों के प्रतिनिधियों ने पेरिस की संधि पर हस्ताक्षर किए, जिससे क्रीमिया के युद्ध का अंत हुआ। इस पेरिस की संधि में कुछ शर्तें थी जो इस प्रकार थी। काला सागर जो है वो तटस्थ क्षेत्र माना गया। सभी देशों के व्यापारिक जहाज वहाँ आ जा सकते थे, परंतु युद्ध सामग्री से भरे जहाज वहाँ से
नहीं गुजर सकते थे। डैन्यूब नदी पर सभी देशों को यातायात का अधिकार दिया गया। यूरोप के सभी देशों ने तुर्की की प्रादेशिक अखंडता और राजनीतिक स्वतंत्रता बनाए रखने का वचन दिया। तुर्की के सुल्तान ने भी अपनी ईसाई प्रजा की स्थिति को सुधारने का वचन दिया। पांचवा बिंदु था पेरिस की संधि का, कि कार्स तुर्की को तथा क्रीमिया रूस को लौटा दिया गया। सर्बिया की स्वतंत्रता की गारंटी सभी देशों ने प्रदान की। और जो महत्वपूर्ण बिंदु था इसका वो ये था कि मोल्डेविया और वालेशिया पर रूस का संरक्षण समाप्त कर दिया गया और उन प्रदेशों पर तुर्की की प्रभुसत्ता एक प्रकार से बनी रही। क्रीमिया के युद्ध का जो परिणाम के ऊपर अपन चर्चा करें तो इस युद्ध, क्रीमिया के युद्ध से और पेरिस की संधि से तुर्की को एक प्रकार से नया जीवन मिला और तुर्की की ईसाई प्रजा पर रूसी संरक्षण का दावा भी समाप्त हो गया। तुर्की यूरोपीय राष्ट्रों के समूह में शामिल हो गया और तुर्की को प्रादेशिक अखंडता एवं उसकी स्वतंत्रता की गारंटी भी तुर्की के यूरोप के राष्ट्रों ने प्रदान की। पेरिस की संधि से रूस को यूरोपीय राष्ट्रों के समक्ष अपमानित होना पड़ा और इसके कारण रूस का प्रसार यूरोप की ओर रुक गया। उसने अब मध्य एशिया की ओर बढ़ने का प्रयास किया, जहां इंग्लैंड उसका विरोधी बन गया और कुस्तुनतुनिया पर अपना प्रभाव स्थापित करने तथा काले सागर को रूसी झील के रूप में परिवर्तित करने का उसका सपना भी कुछ समय के लिए एक प्रकार से स्थगित हो गया, निलंबित हो गया। रूस की स्थिति के संबंध में AJP टेलर लिखते हैं कि क्रीमिया के युद्ध में रूस की कल्पित एवं वास्तविक शक्ति को छिन्न भिन्न कर दिया। 1856 के पश्चात यूरोपीय मामलों में रूस का प्रभाव इतना कम हो गया जितना 1721 के बाद कभी नहीं हुआ था। क्रीमिया युद्ध में पराजित होने के फलस्वरूप रूस की आंतरिक और विदेश नीति में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। इस पराजय ने निरंकुश शासन तंत्र की वास्तविक दुर्बलता और अकुशलता को प्रमाणित कर दिया और सुधार की ओर आवश्यकता की ओर ध्यान आकर्षित किया। 1861 ईस्वी के पश्चात रूस में कई महत्वपूर्ण सुधार किए गए जो क्रीमिया के युद्ध के परिणाम थे। क्रीमिया के युद्ध में इंग्लैंड यद्यपि विजयी हुआ था, फिर भी उसे 32,000 सैनिकों और 8 करोड़ पाउंड का नुकसान उठाना पड़ा। इसके बदले में उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। इसी कारण सेलिसबरी ने कहा था, पेरिस में इंग्लैंड ने गलत घोड़े का समर्थन किया, किंतु इंग्लैंड ने जिस उद्देश्य से युद्ध प्रारंभ किया था वह पूरा हो गया, क्योंकि उसके कारण ही तुर्की का साम्राज्य बना रह सका। फ्रांस की यूरोप में प्रतिष्ठा बढ़ी और पेरिस कुछ समय के लिए यूरोपीय राजनीति का केंद्र बन गया। विजेताओं की सूची में सार्डिनिया का नाम भी था और एक प्रकार से कैटलबी ने लिखा कि क्रीमिया के कीचड़ से नवीन इटली का जन्म हुआ और कुछ कम स्पष्ट रूप में एक नई जर्मनी का भी जन्म इसी से हुआ, क्योंकि क्रीमिया के युद्ध के पश्चात पेरिस की संधि जब हुई थी तब काबुल ने सार्डिनिया और इटली की जो वास्तविक स्थिति थी और इसमें ऑस्ट्रिया का जो प्रभाव था, इसका चरित्र चित्रण उसने यूरोपीय राष्ट्रों के समक्ष किया। प्लस यूरोपीय राष्ट्रों और फ्रांस की सहानुभूति सार्डिनिया के साथ हो गई, जिसे भविष्य में उसे ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध करने और इटली की छोटी छोटी रियासतों को का एकीकरण करने में सहयोग मिला। फ्रांस के राजनीतिज्ञ थियर्स ने क्रीमिया के युद्ध के संबंध में लिखा है कि कुछ अभागे साधुओं को पूजा ग्रह की चाबी दिलाने के लिए ये युद्ध लड़ा गया था। जय हिंद।